हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय वायु का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायु एक मिश्रण किस प्रकार है। हम जानेंगे कि मिट्टी में वायु होती है या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हम वायु का प्रतिस्थापन को समझेंगे और आखिरी में हम वायु का जीवन में क्या उपयोग है, इसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। अब ये क्यों नहीं जलानी चाहिए, क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? हाँ दोस्तों, अंगीठी अगर बंद कमरे में जलाएंगे तो कमरे के अंदर धुआं हो जाएगा और इस धुएं में कई सारी गैसें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हमें बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। तो वायु में ये गैसें भी होती हैं। अब दोस्तों, शायद आप सभी को मालूम होगा कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और कई सारे जीव जंतु जिनमें कि मनुष्य भी आते हैं वो इसका उल्टा करते हैं। वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वायु में ये गैसें भी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है। अब दोस्तों, वायु में धूल के कण भी होते हैं। अब इस बात का हम कैसे पता चला है? हमको तो वायु एकदम साफ दिखती है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं हमें दिखता है। तो इस बात का पता चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाइए और फिर आप उस टॉर्च की रोशनी में कुछ कण देखेंगे जो कि इधर उधर नजर आ रहे होंगे आपको। यही वो धूल के कण हैं। और ऐसी चीज आपने कई बार देखी होगी, अगर कोई खिड़की है और उसमें से थोड़ी सी जगह खाली है और वहां से रोशनी आ रही है एक अंधेरे कमरे में, तब भी आपको ऐसे धूल के कण जरूर दिखे होंगे। तो वायु में धूल के कण भी होते हैं। तो इन कुछ बातों से हमको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि वायु एक असलियत में मिश्रण है, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। आइए दोस्तों, वायु की संरचना को समझ लेते हैं। तो वायु की संरचना से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। जैसे कि वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, इसमें 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी जो प्रतिशत होता है वो अन्य गैसें घेर लेती हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूल के कणों के साथ अन्य गैसें भी होती हैं, और यही वायु को एक मिश्रण बनाती है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और मिट्टी में वायु को समझते हैं। अब दोस्तों, वायु जो है वो मिट्टी में भी होती है। अजीब सी बात है, पर हाँ, ये बात सच है। अब अगर आप मिट्टी को ध्यान से देखें तो मिट्टी कई सारे मिट्टी के कणों से बनी होती है। तो जो मिट्टी के कणों के बीच में कुछ खाली जगह होती है जहां पर वायु मौजूद होती है। और अगर आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो उन कणों से वायु निकल जाती है, बुलबुले के रूप में वो आपको निकलती हुई दिख जाएगी। तो इस बात से कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा है कि मिट्टी में वायु मौजूद होती है। आइए इस बात को एक क्रियाकलाप से समझ लेते हैं। अब आप एक बर्तन लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और फिर उसके अंदर आप पानी डालिए। ठीक है? और फिर उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो वहां से बुलबुले निकल रहे हैं, मिट्टी से पानी के अंदर बुलबुले जा रहे होंगे और वहां से आपको बुलबुले थोड़े दिखेंगे। तो इन सारी बातों से कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि मिट्टी में वायु मौजूद होती है। और दोस्तों, अगर आपने कई बार ध्यान दिया हो तो वर्षा के समय में जो केंचुए हैं वो भी मिट्टी से बाहर आ जाते हैं, वो भी इसी कारण मिट्टी से बाहर आते हैं। आइए दोस्तों, अब पानी में वायु को समझ लेते हैं। अब पानी में भी वायु मौजूद होती है, जो कि कई सारे जीव जैसे कि मछलियां द्वारा इस्तेमाल की जाती है श्वसन के लिए। ये घुलित ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। ये चीज कई सारी प्रक्रियाओं द्वारा होती है जिनमें कि पौधे भी शामिल हैं। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं जो कि वायुमंडल में चली जाती है। फिर यही ऑक्सीजन कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि जीव जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग वायुमंडल में छोड़ते हैं और यही ऐसे करके ये एक चक्र सा बन जाता है। आइए दोस्तों अब वायु के अन्य उपयोगों को समझ लेते हैं। अब दोस्तों वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है, जिससे कि कई बार जो वर्षा होती है वो दूसरी जगह हो जाती है। वायु पौधों के बीज को फैलाने में सहायता करती है, तो ये चीज भी बहुत ही जरूरी है। वायु पक्षियों को और कई सारे और जीवों को, जिसमें कि चमगादड़ भी शामिल है, उनको उड़ने में सहायता करती है। और दोस्तों वायु अन्न के कणों को भी भूसे से अलग करने में सहायता करते हैं। और दोस्तों वायु पवन चक्की को भी चलाती है, जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस वीडियो में हमने वायु एक मिश्रण कैसे है इसको हमने समझा, हमने मिट्टी में वायु को समझा, हमने वायु का प्रतिस्थापन को भी समझा और आखिरी में हमने वायु के जीवन में अन्य उपयोगों को जाना। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स हमने आज खत्म कर लिए हैं। आप इसको जरूर घर से पाठ्य पुस्तक से जरूर इसको पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस अध्याय के ऊपर। धन्यवाद।